बीजेपी पर रहेगा, उनकी इस अभियान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन हिसाब मांग रहा है? ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है। मतलब कांग्रेस हमारे से हिसाब मांग रही है। हाँ जी। इनसे हिसाब की चिट्ठी इनसे तो पूछो पहले। इतने हिसाब जो इनकी केंद्र की सरकार जो पीछे करके गई है, 10 साल जिन्होंने कोई कार्य किए हैं, जितने घोटाले इन्होंने किए हैं, किसी और सरकार में देखने को मिले हैं क्या आपको? यही दिन थे, पिछले साल का समय था, स्कूल में गया था पौधारोपण के लिए, तो बच्चे और मुझे एक अलग से रूम में ले गए, कहते हैं सर हम क्या बताएं, जो हमारा टीचर है ना जी बिल्कुल इसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, हमें क्या पढ़ाएगा। ये बच्चों का सवाल जवाब मेरे से किया उन्होंने। जो अब स्वच्छ वातावरण है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये आपकी बात ठीक है कि कुछ समय पहले अगर हम लोग मिल जाते। आपने जैसे कहा कि सैलरी बढ़ाई गई, सब चीजें हो गई, लेकिन विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए अब ये सब जनता को लुभाने का एक तरीका है। हार होती है, 5 सीटें बढ़ गई बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन अब जो रिकवरी कैसे करेगी बीजेपी इन चुनावों में? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी वोट की जो रेशियो है वो 50-50% आई है, ठीक है। और वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। हम सोनीपत की सीट भी आप देखो सिर्फ 20,000 वोटों से हारे हैं, लेकिन हमारी वोट की रेशियो जो है पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर 50% की रेशियो रही है। नमस्कार, चुनाव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। कुछ ही समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रोहतक से पूर्व डिप्टी मेयर और मन की बात के जिला संयोजक श्री राजू सहगल जी हैं, राजकमल सहगल जी। इनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी और जीत के लिए तैयारियां कैसे चल रही हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर पहला मेरा सवाल यही है, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी इस बार बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम 90 की 90 विधानसभा पे लड़ने में सक्षम हैं और हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बहुमत से बनाएगी तीसरी बार। नायब सैनी जी दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में आएंगे। सर रोहतक में आप रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रोहतक की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिस पर काम होने चाहिए और जनता भी उसको लेकर अब कई बार सवाल उठाती रही कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्या उनको हो रही है? देखिए मैं मानता हूँ पीछे जैसे कुछ फैमिली आईडी की वजह से परेशानी हमारे को हुई थी, कुछ प्रॉपर्टी आईडी की वजह से हुई थी परेशानियाँ, वो हमारे अब जो नए मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है पीछे नायब सैनी जी ने सब कुछ खोल दिया है कि आप जो भी आपकी इनकम ऑफ सोर्स है आप अपना श्वेत पत्र हमें दे दीजिए, हम उसके ऊपर उनकी फैमिली आईडी के हिसाब से बना देंगे। अच्छा, अभी हमने पीछे कुछ 5 साल से देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक हैं रोहतक में बी बत्रा जी, वो कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते आए हैं कि मैं यहाँ का विधायक बेशक हूँ लेकिन मुझे उस लेवल पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर इनडायरेक्ट वे में निशाना साध रहे थे मनीष ग्रोवर भी और बीजेपी में कि उनके ही लोग हैं जो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार हमारी है तो हमारा प्रतिनिधि तो काम कराएगा, चाहे वो मनीष ग्रोवर जी हैं, चाहे हमारे पूर्व अभी यहाँ से सांसद रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, हमारे मनमोहन गोयल जी मेयर साहब रहे हैं, मैं खुद सीनियर डिप्टी मेयर रहा हूँ। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्षद साथी हैं, हमारे नॉमिनेट पार्षद हैं, सभी जो है अपने अपने वार्ड के अंदर सभी काम करा रहे हैं और अभी भी हमारी सरकार है तो हम ही काम कराएंगे और तीसरी बार हम लोग जो कमियां रह गई हैं उसको पूर्ण रूप से अमली जामा बनाएंगे। जो जनता के बीच के अंदर जो हम हर समय रहती है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रहते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं दी हैं और अभी कितनी भर्तियां जो उन्होंने खोली हैं पोर्टल पे, पुलिस की भर्ती खोली है अभी और सक्षम से और लोगों को लेने के लिए उन्होंने कहा है और सक्षम में जो लोग काम कर रहे थे उनकी 8% सैलरी बढ़ाई है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, जहाँ संगठन जो ड्यूटी देता है हमें हम उस ड्यूटी को बखूबी निभाते, यही संगठन की विशेषता, ये खूबी है। आपने जैसे कहा कि सैलरी बढ़ाई गई, सब चीजें हो गई, लेकिन विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए अब ये सब जनता को लुभाने का एक तरीका है। देखो विपक्ष तो हमेशा एलिगेशन लगाता ही है। हमारा काम है, देश के प्रधान सेवक ने हमें एक ही बात सिखाई है कि बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर चलो और अंतिम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति है उस आखिरी छोर तक कोई भूखा ना सोए, किसी को स्वास्थ्य की चिंता ना हो, किसी को मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत ना आए। आयुष्मान भारत के कार्ड के आपके सामने हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चिरायु के कार्ड से आपको पूरे हरियाणा के अंदर
आज लोगों ने जो इतने इलाज मुफ्त कराए हैं, मेरे वार्ड से ही कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, किसी ने हार्ट का ऑपरेशन कराया है, किसी ने कैंसर का ऑपरेशन कराया है। 50 मैं आपको दे सकता हूँ सबूत के साथ, मेरे पास पड़े हैं, जो मेरे वार्ड से कार्य करते करते, और इतने कार्य करा दिए, अंतिम व्यक्ति तक अनाज जा रहा है। वो चाहे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि मैं प्रधान सेवक बनूं ना बनूं, लेकिन 2029 तक का मेरा संकल्प है कि एक परिवार के अंदर अगर 4 सदस्य हैं तो 20 किलो अनाज देंगे, और 8 सदस्य हैं तो 40 किलो अनाज देंगे। ऐसा कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है, आप बताइए। आज 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। सर, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा इसका कि लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले मनोहर लाल जी का इस्तीफा ले लिया जाता है, और फिर वो लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। इस समय आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे हो, चाहे प्रधान सेवक के पद पे हो, इसमें पद का कोई नहीं रह जाता कि एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मनोहर लाल जी हैं और चाहे हमारे नायब सैनी जी हैं, चाहे हम स्वयं हैं, हमारे कार्यकर्ता के रूप में, हम तो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। पद और प्रतिष्ठा और इलेक्शन जो है वो संगठन तय करता है। हमारे हाथ में कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन संगठन तय करता है कि इसको कौन सा काम हम लोग दे सकते हैं और ये किस काबिल है। तो सर, अभी कांग्रेस ने भी हरियाणा मांगे हिसाब, पिछले 10 साल का हिसाब मांगते हैं। उन्होंने शुरू किया है कि वो जनता के बीच जाएंगे और साफ साफ टारगेट बीजेपी पर रहेगा। उनकी इस अभियान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन हिसाब मांग रहा है? कांग्रेस। क्या भाई सब बातें कर रहे हो आप भी? ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा कि मतलब कांग्रेस हमारे से हिसाब मांग रही है। इनसे हिसाब की चिट्ठी इनसे तो पूछो पहले। इतने हिसाब जो इनकी केंद्र की सरकार जो पीछे करके गई है, 10 साल जिन्होंने कार्य किए हैं, जितने घोटाले इन्होंने किए हैं, किसी और सरकार में देखने को मिले हैं क्या आपको? और इन्होंने जो अनपढ़ों की भर्तियां कर दी हैं, जो लोग बच्चे अब तक रो रहे हैं हमारी जान को, वो हम लोगों ने पोर्टल के माध्यम से बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, हमारे मनोहर लाल जी इतनी नौकरी लगा कर गए, अभी नायब सैनी जी लगा रहे हैं। जब एक बात का जवाब दो आप, चाहे वो पत्रकार साथी हो, चाहे कोई वर्ग का इंसान हो, हर कोई चाहता है मेरा अच्छा बच्चा पढ़े, अच्छी स्कूलिंग उसको मिले और अच्छी जॉब उसको मिले। जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो वो लगेगा कैसे, वो पढ़ाएगा कैसे? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मोखरा के गांव में गया था, हमारा मंडल अध्यक्ष है वहाँ पर हरिंदर मोखरा, भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। यही दिन थे, पिछले साल का समय था, स्कूल में गया था पौधारोपण के लिए। तो बच्चे और मुझे एक अलग से रूम में ले गए, कहते सर हम क्या बताएं, जो हमारा टीचर है ना जी, बिल्कुल इसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, हमें क्या पढ़ाएगा? ये बच्चों का सवाल जवाब मेरे से किया उन्होंने कि सर हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, पौधारोपण के बारे में हमारे मुख्यमंत्री उसमें मनोहर लाल जी थे कि उन तक अर्जी लगा दी जाए कि हमारे स्कूल के अंदर जो है पढ़ा लिखा टीचर लगाया जाए जो बच्चों को पढ़ा सके। जो उन्होंने भर्तियां की ना, वो बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, जो कह रहे थे अभी हम पर्ची का सिस्टम लागू करेंगे, तो लागू करेंगे तो फिर प्रदेश का तो नुकसान ही होगा ना जी। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं लगेगा, अच्छी आर्म फोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे, अच्छे व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं लड़के आगे जाएंगे। आज उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितने कार्य जो हैं चल रहे हैं, और चाहे प्रदेश के हों चाहे केंद्र के हों। हमारी सरकार तीसरी बार लोकसभा के अंदर बनी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के होने के बाद उन्होंने अनेकों कार्य जो हैं वो करेंगे। और ऐसा प्रदेश का जो अब स्वच्छ वातावरण है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये आपकी बात ठीक है कि कुछ समय पहले अगर हम लोग मिल जाते तो हम लोग 5 सीटें जो हमने लूज करी हैं उस पर हम लूज ना हो पाते। लेकिन चलो, संगठन की एक दिशा होती है, निर्देश होता है, वो मानना पड़ता है। हर कार्यकर्ताओं को भी हर रूप से, हर पद के प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी मानना पड़ता है, लेकिन संगठन तय करता है, जो होगा देखी जाएगी। तो सर, लोकसभा चुनाव चलिए मानना थोड़ा अलग मुद्दा होता है, विधानसभा अलग होता है, लेकिन फिर भी हार होती है। 5 सीटें बढ़ गई बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन अब जो रिकवरी कैसे करेगी बीजेपी इन चुनावों में? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी वोट की जो रेशियो है वो 50-50% आई है, ठीक है। और वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। हम सोनीपत की सीट भी आप देखो सिर्फ 20,000 वोटों से हारे हैं। 20 लाख वोटों में 20,000 की हार, मैं समझता हूँ कोई हार नहीं होती। जहाँ से हमारे मोहन लाल बड़ोली जी, जो अभी हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, संगठन के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, लेकिन इतने बड़े मार्जिन के अंदर से आप सोचो भाई, इतने मार्जिन से हम लोग हारे हैं उस सीट को, तो मैं सोचूं भी सही। लेकिन हमारी वोट की रेशियो जो है पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर 50% की रेशियो रही है। आगे विधानसभा चुनाव के अंदर हम निश्चित तौर पर जो है 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं।
ठीक है सर, आखिरी सवाल, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे रोहतक से जुड़ी बात करें हम? आप रोहतक में रहते हैं, तो रोहतक के लिए, रोहतक की जनता के लिए कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी अब मैदान में उतरेगी? ऐसा है कि हमारा केंद्र का मैनिफेस्टो अभी आपने पीछे देखा था, अब अभी प्रदेश का जो मैनिफेस्टो आएगा वो आपके बीच में आएगा। उसमें क्या योजनाएं रखी जाती हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और पेंशन के बारे में कैसे रखा जाता है, उसमें हर चीज आएगी। वो मैनिफेस्टो बन के भी आया नहीं है, विधानसभा का जो बजेगा उसमें आपके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजकमल सहगल जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करेगी। हालांकि ये समय बताएगा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, कौन बाजी मारता है, हरियाणा की राजनीति कौन संभालने जाएगा।